नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने परिवार स्टूडेंट डिलाइट में। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको हम कल मॉक टेस्ट नंबर 12 मैथ्स का कंप्लीट करवाए थे, यानी टोटल 12 मॉक टेस्ट आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। आज 13वां मॉक टेस्ट का बारी है। सारा मॉक टेस्ट जो कंप्लीट करवा रहे हैं वह सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। और जितने भी एग्जाम आप देते हैं, चाहे वह झारखंड से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, बिहार से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, एसएससी जीडी हो, सभी एग्जाम के लिए समझिए आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है। आज 13वां मॉक टेस्ट का बारी है। बिना ज्यादा टाइम लॉस किए हुए है ना, चलते हैं अपने मॉक टेस्ट के प्रश्न संख्या पहला पर। आइए, कहता है परीक्षा में जो है कक्षा ए और बी के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक क्रमशः जो है 25% और 30%। कहने का मतलब है कक्षा ए में पास करने के लिए हर न्यूनतम 25% अंक चाहिए और कक्षा बी में पास करने के लिए 30% अंक की आवश्यकता है। यदि प्रत्येक कक्षा में कुल अंक समान है ना, और कक्षा बी में एक छात्र 1250 लाता, 70 से फेल कर जाता है। अच्छा सोचिए, एक विद्यार्थी 1250 लाया, 70 से फेल कर गया, यानी 70 और लाता तो पास कर जाता। तो 1250 प्लस में 70, यानी कक्षा बी में पास करने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है? तो 1320 अंकों की आवश्यकता है। जबकि प्रतिशत बी में कितना चाहिए पास करने के लिए? 30। ये देखिए 30% का मान हुआ है ना 1320, 1% निकाल लिए। अगर आप 100% निकालिएगा तो कक्षा बी जो है उसमें टोटल कितना अंक का परीक्षा हुआ है वह निकल करके आ गया। लेकिन हमसे कहता है कक्षा ए के लिए उत्तीर्ण अंक। अच्छा, कक्षा ए का उत्तीर्णांक जो है 25% है। अब देखिए इसी का 25% निकाल लेते हैं। अब पूछिए इसका 25% क्यों निकाले? क्योंकि कक्षा ए और बी जो है, ध्यान दीजिएगा, यदि प्रत्येक कक्षा में कुल अंक समान है तो क्योंकि दोनों का जो टोटल अंक है ना वह समान है, तो इसके टोटल का 25% निकालिए, चाहे ए का 25% निकालिए, बात बराबर है ना। बी के टोटल का 25% निकालिए, चाहे ए के टोटल का 25% निकाले, बात वही है। तो इसलिए बी का ही, क्योंकि टोटल दोनों में अंक समान अंक का परीक्षा हुआ, तो इसी का 25% निकाल लेते हैं। चलिए 30 से काट लीजिए 4 बार में मेरे भाई, फिर 4 बार में, यानी 25 गुना 40 1000 और फिर 100, यानी कितना हो जाएगा आपका 1100। यानी परीक्षा ए में जो है, कक्षा ए में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है? 1100 अंकों की आवश्यकता है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, समझ लीजिए बात को। बी में पास करने के लिए 1250 प्लस में 70, क्योंकि एक विद्यार्थी 1250 लाता, 70 से फेल कर जाता, यानी 1320 चाहिए, जो 30% का मान है। यहां से अगर 100% निकालिएगा तो बी का टोटल कितना अंक का कक्षा बी में परीक्षा हुआ यह निकल करके आएगा, और ए का भी टोटल अंक वही है जो बी का टोटल अंक है। तो देखिए ए का आप इसका 25% निकालिए, चाहे ए का 25% निकालिए, बात बराबर आएगा, इसलिए इसी का 25% निकाल लिए। यानी परीक्षा ए में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक की आवश्यकता? 1100 अंकों की। चलिए अगला प्रश्न पर आ जाते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा। बात एक समबाहुभुज का किया गया जिसमें 8 भुजाएं हैं, है ना। तो कहता क्या है, उसके प्रत्येक आंतरिक कोण का माप पूछा गया। देखिए पहले बात समबाहुभुज का है, रेगुलर पॉलीगन का है। समबाहुभुज कहने का मतलब वैसा बहुभुज जिसका प्रत्येक भुजा तथा प्रत्येक कोण आपस में बराबर हो, समबाहुभुज कहलाता है। इसको रेगुलर पॉलीगन को हिंदी में नियमित बहुभुज भी कहा जाता है, समबाहुभुज भी कहा जाता है। देखिए किसी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360। इसमें भुजाओं की संख्या से डिवाइड कर लीजिए, एक बाह्य कोण का मान आ गया। एक अंत और एक बाह्य कोणों का योग 180 होता है। इसमें घटा लेते हैं एक बाह्य कोण का मान, 8 से काट लीजिए 4 बार में 5 बार में, 180 में से 45 घटा लीजिए, यानी ये कितना हो जाएगा आपका 135 डिग्री। यानी इस समबाहुभुज के प्रत्येक अंत कोण का मान जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा आपका 135 डिग्री। मेरे भाई कितना हो जाएगा? 135 डिग्री हो जाएगा। यही हमसे पूछा गया था। किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग फिक्स होता है कितना? 360 डिग्री। सभी अंत कोणों का योग होता है 2n माइनस में 4 समकोण, या इसको दूसरा रूप में आप लिख सकते हैं n माइनस में 2 संपूरक। क्या लिख सकते हैं? n माइनस में 2 संपूरक। यह दोनों जो है यह टोटल अंत कोणों का योग है, कुल अंत कोणों का योग किसी बहुभुज का, और यह सभी बाह्य कोणों का योग हुआ करता है। एक अंत और एक बाह्य कोणों का योग 180 हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न पर आ जाइए। प्रश्न संख्या तीसरा। समझिएगा इस प्रश्न को, बहुत बारीकी ढंग से समझिएगा, परेशानी आपको नहीं हो। कहता मोहन और रमेश क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा से 1 से 22 तक 108 किलोमीटर की दूरी एक साथ चलना प्रारंभ करते। देखिए 1 से 22 का जो डिस्टेंस है ना वह कितना है? 1 से 22 का जो दूरी है वह कितना है? 108 किलोमीटर का है। कितना मेरे भाई?
108 किलोमीटर का है एक्स से वाई के बीच का दूरी। अब क्या कहता है यह सुनिए, कहता है देखिए मोहन जो चलता है वो 8 के स्पीड से यहां से चलता है, दोनों एक से बाई का ही दूरी तय करता है, और रमेश जो चलता है वो 10 के स्पीड से चलता है। क्या कहता है सुनिए, कहता है रमेश बाई पर पहुंच जाता तत्काल वापस लौट। देखिए रमेश का स्पीड ज्यादा है, रमेश का स्पीड कितना है 10 और मोहन का 8 था, तो वास्तविकता बात है रमेश पहले पहुंच जाएगा। जब ये बाई पर पहुंच गया उधर से लौट जाता है बिंदु जेड पर, तब इधर से भी मोहन इसको जाते हुए मिलता है, नहीं तब हमसे कहता यही है कि बाई जेड का दूरी बताइए। तो क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस में मोहन के द्वारा तय किया गया दूरी घटा लेंगे, मोहन यही दूरी तय किया जेड, तो बाई जेड निकल करके आ गया। अब यहां पर सोचिए टाइम कांस्टेंट है, नहीं मेरे भाई टाइम क्या है, कांस्टेंट है। क्यों, क्योंकि दोनों साथ में चलना शुरू किया, जब तक मिलता है दोनों समान समय के लिए चलता है। तो यहां पर स्पीड का रेशियो क्या हो गया आपका 8:10, यानी स्पीड का रेशियो हो जाएगा आपका 4 अनुपात कितना हो गया 5। देखिए टाइम कांस्टेंट है तो जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा, नहीं 4 अनुपात 5 या डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा। क्योंकि टाइम कांस्टेंट होता है तो स्पीड और डिस्टेंस एक दूसरे का समानुपाती हुआ करता है, तो जो स्पीड का रेशियो है वही डिस्टेंस का रेशियो है। अब एक बात समझिए, दोनों जो यात्रा किया है तो दोनों मिलाकर के कितना दूरी तय कर लिया। सोचिए रमेश जो है बाई पर चल जाता है, जेड पर लौटता, तब इसको मोहन जाते उधर से मिलता है। इसका मतलब रमेश तो 108 किलोमीटर चला गया, फिर उधर से वापस आया, तब इधर से मोहन जा रहा था। यानी एक्स बाई दूरी को 2 बार तय किया है दोनों मिलकर के, क्योंकि रमेश पहले बाई पर गया, एक बार तो दूरी तय हो गया, फिर उधर से लौटता है तब इसको मोहन जाते हुए मिलता है। यानी दोनों मिलाकर के दूरी देखें तो 108 का दुगना दूरी तय हुआ है। कितना दूरी तय हुआ है 216 किलोमीटर दोनों मिलाकर के। ये देखिए 9 यूनिट का मान है, हमको निकालना क्या है, मोहन के द्वारा तय किया गया दूरी, यह 4 यूनिट है। चलिए 9 से काट लीजिए, 9 से कट जाएगा, 9 दूना कितना हो गया आपका 18, यानी 24 चौका कितना हो जाएगा 96। मोहन कितना दूरी तय किया है 96 किलोमीटर का, और मोहन का जो दूरी है वो क्या है एक्स जेड है, हमको बाई जेड चाहिए, तो बाई जेड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस में एक्स जेड घटा लेंगे, है ना, तो यह हो जाएगा आपका 96 घटा लीजिए, यानी यह कितना निकल करके आ जाएगा 12 किलोमीटर। कितना मेरे भाई 12 किलोमीटर। आपसे यही पूछा गया था कि एक्स बाई और जेड के बीच का दूरी बताइए, बाई जेड के बीच का दूरी कितना हो जाएगा 12 किलोमीटर। मोहन के द्वारा तय किया गया दूरी यह निकल के आया एक्स जेड, और पूरा हम घटा लिए, एक्स बाई में एक्स जेड घटा लेंगे, बाई जेड निकल करके आ जाएगा 12 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, है ना। बस खाली होशियारी से काम कर लीजिए, बहुत ही आसान प्रश्न है, खाली ध्यान से काम करना है। चलिए अगला प्रश्न पर आ जाते हैं, प्रश्न संख्या 4। यह जो आकलन दिया गया आपके पास समझ लीजिए, यह जो संख्या का गुणनफल है, कहता के परिणाम में इकाई का अंक क्या होगा। क्या पूछा है कि परिणाम में इकाई का अंक। देखिए पावर वाला संख्या है तो पावर वाला संख्या में हर एक संख्या का अलग अलग लॉजिक है। अगर बेस के यूनिट प्लेस पे 2 3 7 8 होता है तो इसका जो इकाई अंक होता है वह हर 4 पावर के बाद सेम साइकिल को रिपीट करता है, इसलिए पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। अब देखिए ना 4 के नियमानुसार भाग पूरा मैंने देखिए लास्ट के 2 डिजिट में दिया जाता है, तो 16 को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0, 0 की स्थिति में पावर 4, 3 पर पावर 4, 81 का कितना यूज करेंगे 1। यहां भी देखिए 2 के केस में पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, 16, 2 बचा, 2 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 4। यहां जाइए, यहां देखिए यह 4 का स्थिति है तो 4 वाला को कैसे सोल्व करते हैं। अगर बेस के यूनिट प्लेस पे 4 होता है तो 4 तो ऑड इवन के तर्ज पर काम करता है। 4 पर पावर विषम संख्या इकाई स्थान पर 4, 4 पर पावर सम संख्या इकाई स्थान पर 6, विषम संख्या ऑड नंबर है, इकाई स्थान पर क्या हो जाएगा 4। अब देखिए 4 चौक 16 का इकाई अंक कितना हो जाएगा 6। यही हमसे पूछा गया था, पूरे गुणनफल का इकाई अंक बता दीजिए, अतः पूरे गुणनफल का इकाई अंक कितना हो जाएगा 6। अगला प्रश्न पर आ जाते हैं, प्रश्न संख्या 5वां। कहता 2 पाइप ए और बी एक पानी की टंकी को क्रमशः 20 मिनट और 24 मिनट में भरता है। देखिए ए जो है वह इसको 20 मिनट में भर सकता है और बी जो है इसको 24 मिनट में भर सकता है। अब क्या कहता है यह थोड़ा सुन लीजिए। कहता है एक तीसरा पाइप सी जो है टंकी को 3 गैलन प्रति मिनट के हिसाब से खाली करता है। नहीं, जो तीसरा गैलन है, तीसरा जो टंकी है पाइप सी, जो तीसरा जो पाइप है वह कहता 3 गैलन प्रति मिनट के हिसाब से इसको खाली करता है। एबीसी को एक साथ खोल दिया जाता है तो 15 मिनट भर जाता है। ए बी सी, इसमें सी जो है निकासी है, तीनों मिलकर जब चालू होता है तो 15 मिनट में टंकी क्या होता है भर जाता है। नहीं, अब देखिए पहले टंकी का पूरा कैपेसिटी एलसीएम कितना हो जाएगा 120, इफिशियंसी देख लीजिए 6 5 कितना हो गया 8। तो देखिए जब भी टंकी का धारिता पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा
प्रश्न में किसी एक पाइप का या नल जो कहिए उसका दर दिया जाता है, वो चाहे भरने वाला का दे चाहे खाली करने वाला का। तो यहां दर किसका दिया? सी का। तो उसका पर्सनल टाइम पहले निकाल लेते हैं, सी टंकिया को कितना देर में खाली करता है। तो क्या करेंगे, अब देखिए सी के एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे। यह दोनों मिलकर 1 मिनट में 11 भरने का काम करता है, लेकिन सी के साथ जो है मात्र 8 भर रहा है। इसका मतलब 11 भरता होगा, 3 खाली करता है। तो सी टंकी को जो है कितना देर में खाली करता है? 40 मिनट में खाली करता है। अब आगे देखिए लॉजिक क्या लगाना है। सी जो है प्रति मिनट कितना गैलन पानी बाहर निकालता है? 3 गैलन, और 40 मिनट में पूरा टंकी खाली करता है। तो 40 गुना 3 यानी टंकी का कैपेसिटी कितना गैलन का है? 120 गैलन का। कितना मेरे भाई? 120 गैलन का। तो देखो जब भी टंकी का धारिता पूछे, क्षमता पूछे, तो इस स्थिति के प्रश्न में आप देखिएगा किसी एक नल का, चाहे वह नल भरने वाला हो चाहे वह खाली करने वाला हो, उसका दर दिया जाता है। जिसका दर देगा उसका पर्सनल टाइम निकाल लीजिए और इफिशियंसी से गुना कर लीजिए, उसके क्षमता से। जैसे खाली करने का है तो सी जो है, पाइप सी जो है टंकी को 3 गैलन प्रति मिनट के हिसाब से 1 मिनट में 3 गैलन खाली करता है, तो 40 मिनट में 120 गैलन। यही टंकी का धारिता है, क्षमता है। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 6। बस आपका काम है वीडियो को दबा करके लाइक कीजिए और शेयर कीजिए सारे दोस्तों के साथ, है ना। बाद बाकी हम लोग का काम है, उससे मनोबल बढ़ेगा और बढ़िया कंटेंट्स लेकर आएंगे आपके लिए, और मेहनत करके बढ़िया बढ़िया प्रश्न आपको दिया जाएगा। हम तो बार बार बोलते हैं, कमेंट करके यह भी बताइए कि आपको किस चीज पर वीडियो चाहिए, वह हम आपको शेयर करेंगे जरूर। चलिए 6 नंबर आ जाइए। कहता है व्यापारी जो है, ध्यान दीजिएगा, किसी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है। देखिए क्रय मूल्य को 100 मान लेते हैं, 10% अधिक अंकित किया। कितना अंकित किया? 110। अब क्या कहता है, इस पर कुछ बट्टा देकर वह इसे बेचता है तो 1% का हानि हो जाता है। अब सोचिए 100 रुपया क्रय मूल्य है, 1% हानि पर बेचने का मतलब कितना में बेचता? 99 में, जबकि अंकित कीमत कितना किया था? 110, 99 में बेच रहा है। तो यह बंदा डिस्काउंट कितना का दिया? लेकिन 11 का दिया। डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पर दिया जाता है। 11 जो 110 का कितना परसेंट है? 10 बार में, इसको उड़ा दिए 10 बार में, यानी उसके द्वारा जो दिया गया छूट है वह कितना प्रतिशत का है? 10% का। हाँ मेरे भाई, उसके द्वारा जो डिस्काउंट दिया जाता है वह कितना प्रतिशत का है? 10% का है। आगे आ जाते हैं, प्रश्न संख्या 7वां। कहता ए, बी तथा सी किसी कार्य को 575 रुपया में करने के लिए काम पर रखा जाता है। एबीसी को ए और सी मिलकर, ध्यान दीजिएगा, देखिए ए और सी मिलकर जो है, अच्छा ए और सी मिलकर पूरे कार्य का कितना काम करता है? 19/23। अच्छा 3 ही व्यक्ति तो है, तो ए और सी मिलकर अगर 19/23 काम किया तो जो बचा काम है वह बी करेगा। तो बी कितना करेगा? तो 1 माइनस में 19/23 यानी कितना मेरे भाई? 4/23। देखिए तो यह हो गया 19:4। यह क्या निकल के आया? ए और सी के द्वारा किया गया कार्य जबकि बी के द्वारा किया गया कार्य। जो व्यक्ति जैसे कार्य करेगा वही हिसाब से तो उसको मजदूरी दिया जाएगा। अब पूरा मजदूरी कितना था? पूरा मजदूरी था आपका 575। यह यूनिट के तौर पर कितना हुआ? यह 23 यूनिट का मान हुआ। अब हमसे क्या कहता है, बी को कितनी राशि प्रदान की जाएगी? बी का यूनिट मान कितना हुआ? 4। चलिए 23 से काट लीजिए, 23 गुना 46 5 बार में, यानी 25 गुना 4, यानी इसमें बी को जो राशि मिलेगा वह कितना रुपया मिलेगा? 100 रुपया मिलेगा। बी को प्राप्त राशि कितना हो जाएगा मेरे भाई? बी को प्राप्त राशि हो जाएगा 100 रुपया। यानी बी को इस जो रकम है जो कार्य करने के बदले दिया जाता है, इसमें बी को कितना दिया जाएगा? 100 रुपया। जो व्यक्ति जैसे कार्य करेगा, जितना कार्य करेगा वही हिसाब से उसको प्रॉफिट दिया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पर आ जाते हैं, प्रश्न संख्या 8वां। कहता 10% वार्षिक दर से 3 साल के लिए राशि पर साधारण ब्याज। तो 10 तरीके 30% हुआ ब्याज, नहीं साधारण ब्याज तो हर वर्ष का बराबर होता है, तो 30% हो गया। कहता है 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों के 6,000 रुपया की चक्रवृद्धि ब्याज का आधा है। अच्छा एक बात सोचिए, पहला स्थिति का जो साधारण ब्याज है ना, दूसरा स्थिति के चक्रवृद्धि ब्याज का आधा है। अच्छा दूसरा स्थिति का चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए 6000, 10% रेट है, 2 साल का रेट अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो क्या आएगा? 10 और साथ में 10 का इंटरेस्ट, तो 10 प्लस में 10 गुना 10/100 21% हो गया। यह देखिए दूसरा स्थिति का चक्रवृद्धि ब्याज है, इसका आधा जो है वह पहला स्थिति का साधारण ब्याज है, और पहला स्थिति का साधारण ब्याज कितना परसेंट हुआ? 30%। यह 30% का मान है। साधारण ब्याज वाला मूलधन पूछा तो यह 30% का मान है, मूलधन पूछा 100% निकालना है। देखिए 30 गुना 2 60 गुना 100 6000, 21 गुना 100 कितना आपका उत्तर हो जाएगा? 2100 मेरे भाई, कितना हो जाएगा? 2100 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। हाँ बस ध्यान इस बात का रखना है, पहला स्थिति का जो
जो साधारण ब्याज है। दूसरा स्थिति के चक्रवृद्धि ब्याज से आधा है, 10% रेट था उसको हमने ब्रेक किया, 10 प्लस में 10 का इंटरेस्ट, तो 10 प्लस में 10 प्लस में 10 का इंटरेस्ट यानी 21% हो गया, उसका आधा पहला स्थिति का साधारण ब्याज है जो 30% का मान है। पहला स्थिति का प्रिंसिपल चाहिए, 100% निकाल लेंगे 2100। अगला प्रश्न पर आ जाइए 9 नंबर। कहता दो संख्याओं का अंतर 1355 है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर। देखिए दो संख्या का चर्चा है, बड़ी संख्या छोटका संख्या पूछा, इसलिए हमको जो पूछा उसी को मान लीजिए। x बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, x प्लस में 1355। हाँ मेरे भाई यह बड़ी संख्या हो, क्योंकि दोनों संख्या में डिफरेंस है 1355 का। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 6 और रिमाइंडर कितना बचता है आपका, रिमाइंडर बच गया आपका 25। डिवीजन रूल जानते हो आप, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, यानी x प्लस में ध्यान दीजिएगा 1355 बराबर में, चलिए गुणनफल देख लीजिए, 6 गुना x कितना हो जाएगा आपका 6x और प्लस में कितना हो जाएगा आपका 25। चलिए कैलकुलेट कर लीजिए, तो हो जाएगा 5x बराबर में 25 घटाएंगे, यह हो जाएगा 1330। 5 से काट लीजिए 2 बार में, 6 बार में 266। छोटा संख्या को हमने x माना था, जिसका मान कितना निकल करके आ गया चेला 266 मेरे भाई, 266। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। छोटका पूछा इसलिए छोटका को हमने मान लिया, दोनों के बीच में डिफरेंस था 1355 का, छोटका को अगर x मानेंगे, बड़का x प्लस 1355। इस स्थिति का क्वोशिएंट जो है भागफल 6 रिमाइंडर 25, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। छोटका को हमने x माना, x का मान 266 यानी 266 आपका उत्तर हो जाएगा। बस आप लोग का काम है वीडियो को लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए और कमेंट के माध्यम से बताइए वीडियो कैसा लगता है। बाद बाकी मजेदार प्रश्न लाना और बढ़िया कंसेप्ट देना वह काम मेरा है। कहता दो बर्तन ए और बी में अम्ल और पानी की मात्रा का रेशियो, एक में 4:3 दूसरा में 2:3 है। तदनुसार उन मिश्रणों से सी बर्तन में एक नया मिश्रण तैयार करने के लिए उन्हें किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि नए मिश्रण में अम्ल और पानी की मात्रा आधी आधी हो जाए। देखिए हम बार बार बोलते हैं कि अगर दो बर्तन में दो अवयवों के बीच का रेशियो दिया गया हो और उससे अगर एक नया मिश्रण तैयार किया जाए, वहां भी दोनों के बीच का रेशियो आधा आधा हो जाए, इसका मतलब 1:1 का रेशियो है। तो दोनों में से कोई एक चीज लीजिए, एलिगेशन लगा लीजिए। चाहे अम्ल को उठा लेते हैं तो पहला मामले कितना हो जाएगा 4:3 में, तो 4/7। दूसरा रेशियो है 2:3, इसमें दूसरा मामले कितना हो जाएगा 2/5। मिश्रण में आधा आधी 1 कितना हो जाएगा 2। बस अम्ल को उठा लिए, पानी लेक बनाना है, पानी लेक बनाना, हमको कोई रुकावट नहीं है। दोनों में से कोई एक चीज चलिए लेके एलिगेशन लगाइए। चलिए एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे भाई 10, 5 में 4 गया 1, यह हो जाएगा मेरे भाई 14, 8 में 7 गया 1, यही तो है। चलिए 2 निकाल लेंगे तो यहाँ 5, यहाँ कितना हो जाएगा 7, यानी 7 अनुपात कितना हो जाएगा 5। और यही आपसे पूछ भी दिया गया था कि दोनों को किस अनुपात में लेकर मिलाना होगा, तो 7:5 के अनुपात में। ऑप्शन नंबर मेरे भाई क्या हो जाएगा ए नंबर। चलिए आगे आ जाते हैं प्रश्न संख्या 11। कहता क्या है, अन्ना रीता से 5 गुना बड़ी है। अन्ना जो है वह रीता से कितना गुना बड़ी है, 5 गुना बड़ी है। कहता 2 वर्ष में यानी 2 वर्ष बाद अन्ना रीता से 3 गुना बड़ी रह जाती है, 3 गुना बड़ी रह जाएगी। देखिए ऊपर वर्तमान है, नीचे 2 वर्ष बाद का बात है। वर्तमान से 2 साल बाद जाने के लिए दोनों में 2-2 साल जोड़ेंगे, समान राशि जोड़ते घटाते हैं, अंतर को बराबर करते हैं। देखिए यहां अंतर बराबर करने के लिए 2 से गुना करेंगे। चलिए बढ़ता 2 साल है, अगर यूनिट को देखा जाए तो कितना बढ़ता हुआ दिख रहा है 1 नहीं। अच्छा बढ़ता 2 साल है जो 1 यूनिट का मान है। कहता क्या है 7 वर्ष में अन्ना का उम्र क्या हो जाएगा, यानी 7 वर्ष बाद। अरे भैया अन्ना का भी वर्तमान सोचिए ना 5, 7 वर्ष में यानी 7 साल बाद, 10 और 7 कितना हो जाएगा आपका 17 वर्ष। अन्ना का जो वर्तमान उम्र है वह हो जाएगा 10, 7 वर्ष में यानी 7 साल बाद 17 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए नंबर मेरे भाई, क्या हो जाएगा ए नंबर। चलिए प्रश्न संख्या 12। कहता किसी, देखिए अभी एक जस्ट एकदम ऐसा ही हूबहू प्रश्न, केवल डेटा एक्सचेंज अभी हमने बताया। किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% ज्यादा। देखिए क्रय मूल्य को 100 मान लेते हैं, अंकित कीमत यानी मार्केट प्राइस कितना हो गया 125। अब क्या कहता है सुनिए,
कहता है दुकानदार अंकित मूल्य पर X% का डिस्काउंट देकर बेचता है वस्तु को और वो 8% हानि उठाता है। 8% हानि उठाने का मतलब कितना बेचता है? 92 में। लाभ हानि का तुलना तो क्रय मूल्य से किया जाता है। सोचिए 125 का लेवल लगाया, 92 में बेचा, यानी वो बंदा डिस्काउंट कितना का दिया? 33 का। कितना का दिया? 33 का। नहीं, कहां से दिया? यह दिया 125 से। 125 से डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पर दिया जाता है, यानी 33 जो है 125 का कितना प्रतिशत? देखिए 25 से 4 बार में, 5 बार में, 5 से 4 को काटेंगे 0.8 बार में। चलिए 264 पर एक दशमलव लगा दीजिए, यानी 26 दशमलव कितना हो जाएगा? 4। यही डिस्काउंट दिया है दुकानदार जो प्रश्न में x के रूप में निरूपित था, अतः x का मान हो जाएगा 26.4%। हाँ मेरे भाई, x का मान क्या हो जाएगा? 26.4%। आगे बढ़ जाते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। एक वस्तु का क्रय मूल्य 360 है, इसकी कीमत पर 15%, 20%, 30% क्रमागत तीनों छूट के बाद इसे 238 में बेचा जाता है। अच्छा, तो हम इसका क्या करेंगे? मार्केट प्राइस निकाल लेंगे। सोचिए 238 में इसको कब बेचा जाता है? तीनों डिस्काउंट के बाद, यानी अंकित कीमत तो ज्यादा होगा, उल्टा लगा लीजिए। चलिए 100/85, 15% डिस्काउंट का फ्रैक्शन 85/100 उल्टा यूज करेंगे। 20% 80/100 उल्टा लगाएंगे 100/80, और फिर 30% 70/100 उल्टा लगाएंगे। बढ़ाना है कीमत 100/70। डिस्काउंट के बाद कीमत 238 था, यानी पहले तो ज्यादा होगा। चलिए कैलकुलेट कर लीजिए, 289 इसको उड़ा दीजिए। ध्यान दीजिएगा, यह हो जाएगा 20 25 100, कितना हो जाएगा आपका? 17। 70 7 कितना हो गया? 19। यह कट गया आपका कितना बार में? 2 बार में। देखिए 8 से 40 को काट लीजिए, कितना बार में? 5 बार में। यानी इस वस्तु का मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा? 500 रुपया हो जाएगा। नहीं, अब क्या कहता सुनिए, कहता यदि उसे अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ बताइए। सोचिए अगर अंकित मूल्य विक्रय मूल्य का काम करे, या 500 रुपया जो है विक्रय मूल्य का काम करे, तो उस स्थिति में कितना का लाभ होगा? क्रय मूल्य कितना था? 360। यानी देखिए इन परिस्थितियों में जो लाभ हो जाएगा वह 140 रुपया का हो जाएगा। कितना का? 140 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? ए। इन परिस्थितियों में जो प्रॉफिट होगा वह 140 का होगा। आगे बढ़ जाते हैं प्रश्न संख्या 14। यह गुणोत्तर श्रेणी में जो आंकड़ा है 3, 6, 12, हम आपको बार बार बोलते हैं श्रेणी 3 प्रकार का, एपी, जीपी, एचपी। जब पदों के बीच का अंतर समान होता है तो उसको एपी के दायरा में रखा जाता है। रेशियो समान होता है तब उसको जीपी के दायरा में रखा जाता है। एपी का जो इन्वर्स होता है उसको एचपी कहा जाता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, उसको हिंदी में कहा जाता है हरात्मक श्रेणी। चलिए तो यह जो आपको दिख रहा है गुणोत्तर श्रेणी, इसमें पहला पद आपको क्या दिख रहा है? 3। कॉमन रेशियो कितना का है? 2 का। 9वां पद पूछा, देखिए इसमें टीएन बराबर जो होता है वह होता है a इंटू r टू द पावर n-1। यह n पद का मान है। चलिए आपसे क्या पूछा है? 9वां पद T9 बराबर, पहला पद इसमें क्या है? 3। अच्छा, कॉमन रेशियो कितना? 2। 9वां पद 9 में से गया कितना? 8। चलिए यही तो है भाई, तो 3 गुना 2 पर पावर 7 128, 8 हो जाएगा 256। 256 गुना कितना हो जाएगा? 3। 25 75 1 76, नहीं यानी हो जाएगा 700 कितना मेरे भाई? 68। यानी कितना हो जाएगा? 768 हो जाएगा। 6 के 18, 75 1 76, यही है 768। 9वां पद का मान पूछा गया था। 768 आपका राइट आंसर है। आगे आ जाते हैं प्रश्न संख्या 15। कहता है डिब्बा में जो है, ध्यान दिए 25 पुर्जे हैं जिसमें से 10 खराब है। डिब्बे से यादृच्छिक मतलब रैंडम एक्सपेरिमेंट, यानी बिना देखे हुए 2 पुर्जों को एक साथ खींचा जाता है। दोनों पुर्जों के ठीक होने की क्या प्रायिकता है? देखिए जहां तक प्रोबेबिलिटी का सवाल है, प्रोबेबिलिटी होता क्या है? रिक्वायरमेंट और पॉसिबिलिटी का रेशियो दोनों ठीक होना चाहिए। 25 में 10 खराब है, ठीक कितना बचा? 15। तो 15 कॉम्बिनेशन 2 बटा, देखिए यानी कहने का रिक्वायरमेंट और टोटल पॉसिबिलिटी का रेशियो, नंबर ऑफ टोटल सैंपल स्पेस निकाल लीजिए। 25 कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा? 2। चलिए सोल्व कर लेते हैं। एनसीआर बराबर फैक्टोरियल एन बटा फैक्टोरियल आर इंटू एन माइनस में आर। 15 में से 2 गया, कितना हो जाएगा? 13। नीचे आ जाइए, फैक्टोरियल 25 बटा फैक्टोरियल 2, 25 में से 2 गया, कितना हो जाएगा आपका? 23। यहां से उड़ा दीजिए। अच्छा, 15 फैक्टोरियल में 13 फैक्टोरियल से डिवाइड करें, क्या बचेगा? 15 गुना 14, क्योंकि 13 फैक्टोरियल फिर कट जाएगा। 25 फैक्टोरियल में 23 फैक्टोरियल, क्योंकि 25 को ब्रेक करेंगे, 25 गुना 24, 23 फैक्टोरियल कट जाएगा। यहां बच गया 25 गुना क्या बच गया? 24। चलिए 5 से 3 बार में, यह कट गया 5 बार में। 7 दूना 14, यह हो जाएगा 12। 3 से काट लीजिए 4 बार में, यही मेरे भाई, यानी 7 बट्टा कितना हो जाएगा आपका? 20। 7 बट्टा 20, यही तो प्रायिकता है
ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। बस प्रायिकता का मतलब ही होता है रिक्वायरमेंट और पॉसिबिलिटी का रेशियो, दोनों सही होने की क्या प्रायिकता है। तो 15 25 में 10 आपका खराब था, सही हो गया 15, 15 कॉम्बिनेशन 2 बटा टोटल सैंपल स्पेस यानी 25 कॉम्बिनेशन 2। हाँ, यह नंबर भूलिएगा, एनसीआर का मान हुआ करता है फैक्टोरियल एन बटा फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस में आर, एन माइनस में मेरे भाई आर। चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 16। कहता है एक स्टीमर शांत जल में किस स्पीड चलता है? 4.5 के स्पीड से। कहता धारा के विपरीत एक बिंदु पर जाता है और फिर अच्छा देखिए, गया धारा के विपरीत तो लौटेगा धारा के साथ। हाँ, जो यानी धारा का स्पीड कितना? 1.5। अरे भैया तो धारा के विपरीत जाएगा, 4.5 में से 1.5 घटा लीजिए, जाएगा 3 के स्पीड से, लौटेगा जोड़ लीजिए धारा के साथ 6 के स्पीड से। डिस्टेंस कांस्टेंट है, स्पीड अलग अलग है। औसत चाल क्या सिखाएं इस स्थिति में? 2x बाई बटा x प्लस बाई। देखिए 3 9 काट लीजिए, 18 को 2 बार में 2 दूना कितना हो जाएगा? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यही तो एवरेज स्पीड है नहीं। और यहां पर डिस्टेंस कांस्टेंट था, जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो स्पीड अलग अलग हो, औसत चाल 2x बाई बटा x प्लस बाई। जब टाइम कांस्टेंट हो स्पीड अलग अलग हो, औसत चाल x प्लस वाई बाई 2 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 17। चलिए कहता है यदि ए और बी एक दीवार को क्रमशः 30 दिन और 45 दिन में, ए कितना दिन में बनाता है? ए बनाता है 30 दिन में और बी कितना दिन में बनाता है? 45 दिन में। यहां से पूरा कार्य जूम कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? 90। इफिशियंसी देखिए 3 और कितना हुआ? 2। अल्टरनेट कार्य करने का स्थिति बारी बारी से ए काम शुरुआत करता है, तो एक दिन ए करेगा, एक दिन कौन करेगा? बी। नहीं, अच्छा देखिए तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? एक दिन बी, दोनों का काम कितना हो गया? 2 दिन का 5 से डिवाइड कर लीजिए, 90 पूरा पूरा कट गया, हमने 2 दिन के काम से डिवाइड किया, 2 से इसमें गुना कर लीजिए, यानी संपूर्ण कार्य समाप्ति में जो समय लगेगा वह कितना दिन का होगा? 36 दिन का। कितना दिन मेरे भाई? 36 दिन। अब पूछिए आपने 2 से गुना क्यों किया? अरे भैया इसलिए किए क्योंकि 5 क्या है? 2 दिन का काम है, एक दिन का ए का, एक दिन का बी का, इसलिए 2 दिन के रूप में उत्तर आया। दिन में कन्वर्ट करने के लिए 2 से हमने गुना किया, 36 आपका राइट आंसर होगा। आगे आ जाते हैं प्रश्न संख्या 18। चलिए 18 नंबर आ जाइए। अभी फिलहाल देखते होंगे आप बिहार सचिवालय का एकदम बिल्कुल डेट जो है करीब आ गया है, एसएससी जीडी का डेट अब समीप आ गया, एकदम सारे मॉक टेस्ट का रिवीजन कीजिए आप, बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है आपके लिए, है ना। कहता ठीक एक ही समय पर, ध्यान दीजिएगा, 2 रेलगाड़ी, एक हैदराबाद से दूसरा कानपुर से। हैदराबाद से जो चलता है कानपुर की ओर 90 का स्पीड है, और जो कानपुर से हैदराबाद की ओर चलता है 100 का स्पीड है। जब आपस में मिलता है तो पता यह चलता है एक रेलगाड़ी दूसरा की तुलना में 150 किलोमीटर ज्यादा चल रही है। अच्छा सोचिए, दोनों एक साथ चलना शुरू किया, भले अपोजिट डायरेक्शन है, और जब तक मिलता तब तक तो समान समय के लिए चला होगा। तो फिर स्थिति ऐसा क्यों बना कि एक रेलगाड़ी दूसरा से 150 किलोमीटर ज्यादा चला? इसलिए बना क्योंकि एक का स्पीड 90, एक का स्पीड 100, 10 किलोमीटर प्रति घंटा के कारण जो है दूसरा का स्पीड ज्यादा होने के कारण दूसरा रेलगाड़ी पहला से 150 किलोमीटर ज्यादा चला हो, इस समय निकल के आ गया। अब देखिए कहता कानपुर हैदराबाद के बीच का दूरी पूछा, दूरी बराबर चाल गुना समय, अपोजिट डायरेक्शन है, चाल जोड़ लीजिए, यह हो जाएगा आपका 190 मेरे भाई, हटाइए 0 से 0 कट जाएगा, है ना। देखिए 15 गुना यानी 19 गुना 15 या 15 गुना 19 कर लीजिए, तो 15 में 20 से गुना कर लीजिए, एक बार 15 घटा लेंगे तो 315 घटाएंगे 285 पर एगो शून्य बैठा दीजिए, यानी हैदराबाद से कानपुर के बीच का दूरी कितना है? तो 2850 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए कहता है ए अकेला 300 दिनों में कार्य पूरा करता, बी जो है ए की तुलना में 50% अधिक कुशल है। बी का इफिशियंसी ए से 50% क्या है? ज्यादा है, यानी 2:3 हो गया दोनों के इफिशियंसी के बीच का रेशियो। इफिशियंसी क्या होता है? किसी भी व्यक्ति के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य होता है। एक काम को 300 दिन में, एक दिन का काम 300 दिन में पूरा काम निकल करके आ गया, तो इस काम को बी कितना दिन में पूरा करेगा? बी का इफिशियंसी 3 है, 3 से काटिए 100 बार में, यानी 200 दिन में पूरा करेगा। कौन? बी। और बी के बारे में ही पूछा है, इस काम को बी कितना दिन में करेगा? तो 200 दिनों में पूरा करेगा मेरे भाई, है ना। चलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए मेरे भाई। और अब चलते हैं आज के मॉक टेस्ट का आखिरी प्रश्न की ओर, और यह देखिए आज का मॉक टेस्ट हमने आपको पूरा का पूरा अब समापन की ओर ले चल दिए हैं। कहता त्रिभुज एबीसी का बात किया गया, डी समानांतर है एबी के, डी और ई क्रमशः भुजा एसी और बीसी पर का बिंदु है। देखिए ए बी क्या हो गया? सी। डी और ई जो है क्रमशः भुजा एसी और बीसी पर स्थित बिंदु है।
या डी और ई। अब इसमें क्या कहता है सुन लीजिए, कहता है इस प्रकार सी का मान क्या हो गया, एसी का मान कितना हो गया आपका, एसी हो गया आपका 25 नहीं। अच्छा उसके बाद देखिए एडी हो गया आपका, एडी हो गया आपका 16। फिर देख लीजिए बीसी हो गया आपका कितना, बीसी हो गया आपका 30। अब हमसे क्या कहता है, कहता क्या है, कहता है कि सी का मान बताइए। देखिए 25 में 16 गया कितना हो जाएगा 9। देखिए दोनों ट्रायंगल छोटा वाला बड़ा वाला कौन कौन सा त्रिभुज आपको दिख रहा है, एक त्रिभुज है आपका सी डी ई और एक बड़ा वाला त्रिभुज हो गया आपका ए बी सी। ये दोनों सिमिलर होंगे, क्यों सिमिलर होंगे, क्योंकि दोनों में कोण सी कॉमन है और उसमें जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करता है संगत कोण का मान बराबर होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं। दो कोण बराबर तीसरा अपने आप बराबर होगा, संगत कोण बराबर हुआ त्रिभुज समरूप होगा। चलिए तो CD बटा AC यानी CD उठाइएगा तो यह हुआ 9 और यह हो गया आपका AC 25। इसमें आइए, इसमें C बटा BC तो C का तो मान निकालना ही है और यह हो गया आपका 30। चलिए 5 से 5 बार में 6 बार में, अतः C हो जाएगा आपका, देख लीजिए कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 54 बटा कितना मेरे भाई 5 यानी 10.8 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा 10.8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए। यही आपसे पूछा था, सी का लंबाई बता दीजिए। देखिए जब संगत कोण बराबर होता है त्रिभुज समरूप होता है, जब समरूप होता है तब इसके संगत भुजा, शीर्ष लंब और परिमिति तीनों का अनुपात आपस में बराबर होता है। क्षेत्रफल संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर हुआ करता है। चलिए आज का मॉक टेस्ट हमने पूरा 20 का 20 प्रश्न पूरा कंसेप्ट के साथ जोरदार तरीका से हमने आपका पूरा का पूरा समाप्त कर दिया। बस आप लोग से बस यही बार बार हम लोग बोलते हैं कि बस आप लोग अपना प्यार इतना दीजिए कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और सभी दोस्त मुहिम तक आप लोग शेयर कीजिए। और जो मेरे नए प्यारे भाई बंधु अभी जुड़े हैं चैनल से फिलहाल में, तो वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि जब भी हम लोग नया कुछ लेकर आए तो सबसे पहले आपके स्क्रीन पर हम दिख जाए आपको और उसका फायदा आपको मिल जाए। चलिए फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद जय भारत।